इस वर्ष मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। 75 साल पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने का एक महत्वपूर्ण क्षण था। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रही है। आइए जानते हैं यह क्या है। 75 साल पहले पेरिस शांति संधि सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के बाद उभरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव रखी गई। इस घोषणा को सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्धि का सामान्य मानक घोषित किया गया था, अपितु सार्वभौम घोषणा 2 विश्व युद्धों और नरसंहार के बाद इसे कभी न दोहराने की इच्छा से प्रेरित राजनीतिक नेताओं के सामूहिक दृढ़ संकल्प से संपन्न हुई थी। अधिकारों की इस सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र के मौलिक दस्तावेज, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पूरक के रूप में सभी व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप के रूप में डिजाइन किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी एलेनोर रूजवेल्ट ने भौगोलिक प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए 8 देशों के सदस्यों से बनी मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी तथा 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की भागीदारी के साथ महासभा ने सर्वसम्मत समर्थन से 10 दिसंबर 1948 को घोषणा को मंजूरी दे दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार उस समय व्यापक औपनिवेशिक शासन के बावजूद इस घोषणा ने शक्तिशाली शक्तियों के प्रभुत्व को नकार दिया तथा छोटे राज्यों ने यह सुनिश्चित करने में रणनीतिक भूमिका निभाई कि अंतिम दस्तावेज सभी के लिए मानव अधिकारों की गारंटी देता है और महिला प्रतिनिधियों ने पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की वकालत की। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा एक संक्षिप्त दस्तावेज है जिसमें एक प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को निर्धारित करने वाले 30 अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद 1 सभी लोगों की अंतर्निहित स्वतंत्रता और समानता पर जोर देता है और अनुच्छेद 2 के अनुसार सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के ये अधिकार प्राप्त हैं। घोषणा पत्र व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार का भी उल्लेख करता है और गुलामी, यातना और अपमानजनक व्यवहार पर रोक लगाता है। ये घोषणा कानून के समक्ष समानता, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और दूसरे देश में उत्पीड़न से बचने के लिए शरण मांगने के अधिकार पर जोर देता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा न केवल शिक्षा के अधिकार की रक्षा करती है, बल्कि धर्म, राय, अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता की भी रक्षा करती है तथा यह घोषणा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और इसके 2 वैकल्पिक प्रोटोकॉल और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के साथ मिलकर मानव अधिकारों के तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय चार्टर का निर्माण करती है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध नहीं है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की उपलब्धियां की बात करें तो इसने शुरू से ही स्थानीय और देशों के कानून का समर्थन करने का काम किया। स्थापित सिद्धांतों को कई देशों के कानूनों में शामिल किया गया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का आधार माना जाता है। 1993 की वियना घोषणा 1948 की घोषणा के सिद्धांतों पर बनी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर 70 से अधिक मानवाधिकार संधियों को प्रभावित किया और उनका मार्ग प्रशस्त किया। यह सभी लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों और नीतियों के लिए वैश्विक खाका है। साथ ही सतत विकास लक्ष्य 2030 के एजेंडा का आधार भी है। उदाहरण के लिए इसने दुनिया भर के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया है, जिनमें औपनिवेशिक मुक्ति आंदोलन, रंगभेद विरोधी आंदोलन और लिंग LGBTIQ+ और नस्लवाद विरोधी आंदोलन शामिल हैं। कानूनी स्थिति और प्रभाव। यह घोषणा बहुत विशिष्ट या कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और इसका कोई कानूनी प्रभाव भी नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक घोषणा है जिसका उन भयावहताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए जाने के बाद से कई लोगों को झेलनी पड़ी हैं। यद्यपि घोषणा के समक्ष विद्यमान चुनौतियां भी हैं, घोषणा के व्यापक प्रभाव के बावजूद इसके कार्यान्वयन हेतु कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और यह पाया गया है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है और कुछ सरकारों द्वारा
इन सिद्धांतों की अवहेलना की जाती रही है। चूंकि घोषणा गैर बाध्यकारी है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, इसलिए विभिन्न राष्ट्र कई बार मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा युद्ध का आधुनिक परिदृश्य भी मानवाधिकारों के उल्लंघन का स्थल है। उदाहरण के लिए रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा युद्ध तथा इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में मानवाधिकारों की भीषण अवहेलना की जा रही है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की वर्तमान प्रासंगिकता को देखें तो चुनौतियों के बावजूद घोषणा आज भी प्रासंगिक बनी हुई है और मानवाधिकारों के लिए एक सार्वभौमिक मानक के रूप में काम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क दुनिया भर में विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए इसकी प्रेरणा पर जोर देते हैं। यह घोषणा कोई संधि नहीं है जो सभी के बाध्यकारी हो, लेकिन इसके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को कई देशों के कानूनों में शामिल किया गया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के आधार के रूप में देखा जाता है।